हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो हमने आपकी सीडीपी की सीरीज़ चला रखी थी वन लाइनर की, उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ेंगे। और आपको साथ ही बता दें कि ये जो सीडीपी की क्वेश्चन आंसर है ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एग्जाम के लिए, जिसमें आपका बाल विकास, बाल मनोविज्ञान जो भी पूछा जाता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। ये जो कथन है ये किसका है? तो ये कथन आपका C.W. बैलेंटाइन का है। किसका है? C.W. बैलेंटाइन का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो आपका आत्मा का, मन का और चेतना का विज्ञान है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान आपका व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, फिर है कि मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन कौन से होते हैं कारक जो मानव के मन को प्रभावित करते हैं? तो व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, योग्यताएं व वातावरण ये ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के मन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के लिए उपयुक्त है। तो ये जो है कि जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये शिक्षा का आपका संकुचित अर्थ है। कैसा अर्थ है? संकुचित अर्थ है। ठीक है, इसी के साथ है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। तो ये किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये आपका जेम्स ड्रेवर का है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ये आपके मनोविज्ञान का एक अंग है। ठीक है, आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है कि यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये अगर सर्वव्यापी भी है तो ये आपका सार्वभौमिक भी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो मानव का अध्ययन होता है। ठीक है, इसके बाद है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन है? तो मानव का अध्ययन है। इसी के साथ है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। तो क्या स्पष्ट करता है? तो शिक्षा के जो उद्देश्यों की जो संभावना होती है उसे स्पष्ट करता है। ठीक है, आगे है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है कि शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे है कि मनोइया है उनका संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है। जो मनोविज्ञान है उसका जो संबंध है वो मात्र प्राणी मात्र के व्यवहार से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, शैक्षिक स्थितियों से एवं मानव व्यवहार से है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। आगे आएगा कि शिक्षण प्रक्रिया के अंग क्या होते हैं? तो उसमें आपके शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, साथ ही शिक्षण का जो मूल्यांकन है ये आपके शिक्षण प्रक्रिया के अंग होते हैं। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं। तो क्या है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना क्या है? इसका उद्देश्य होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है कि शिक्षा का संबंध है। तो शिक्षा का संबंध किससे है? तो शिक्षा के उद्देश्य तथा कक्षा का जो पर्यावरण या वातावरण होता है उससे आपका सीधा संबंध शिक्षा से है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य क्या होते हैं? तो बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शैक्षणिक कार्य में सहायता करना, साथ ही शिक्षण विधियों में सुधार करना। ये क्या है? तो ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य। वही है कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। तो कैसे? ये जो है ये आपके कोवेल ने कहा है। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना आपके शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो किसके लिए? तो शिक्षा जो आपके शिक्षक होते हैं उन्हें और अभिभावक दोनों के लिए ही आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
इसी के बाद आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। किसका जो मुख्य संबंध सीखने से, ये जो परिभाषा है ये किसने दी है, तो ये आपके सारे एवं टेलफोर्ड ने दी है। ठीक है, इसके बाद है कि अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो लेखक हैं वो आपके विलियम जेम्स हैं। ठीक है, आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है, तो वर्तमान स्वरूप आपका काफ़ी व्यापक है। फिर आता है कि मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है, तो मनोविज्ञान के सिद्धांत। गौरीशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान व्यवहार का ज्ञान। आगे चलेंगे कि कप्पू स्वामी के अनुसार, किसके अनुसार, कप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है, तो कैसे, उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम के में होता है। फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेशनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है, तो बालकों का विकास है। फिर आता है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं, तो क्या है, बालकों के वांछनीय व्यवहार। फिर आता है व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक होती है। तो ये जो कथन है ये आपका ली का कथन है। किसका कथन है, ली का कथन है। ठीक है, इसके बाद है कि गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है, तो अस्थिर एवं परिवर्तनशील। ठीक है, आगे है कि कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, तो कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे है कि अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। तो ये जो कथन है ये आपका किसने दिया है, तो फ्रोवेल का कथन है। किसका कथन है, फ्रोवेल का कथन है। ठीक है, आगे है कि हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो हार्वर्ड के अनुसार जो शिक्षा सिद्धांत होते हैं उनका जो आधार है वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा, तो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी एक प्रभावशाली जो शिक्षक है वो आपका अच्छे से शिक्षण कार्य कर सकता है। इसके बाद आता है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। किसमें, तो सब बच्चों के सर्वांगीण विकास में मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। इसके बाद है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख लाभ है वो शिक्षक शिक्षार्थी के बीच मधुर संबंध के लिए प्रमुख लाभ है। फिर आता है कि कक्षा में छात्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, तो बाल केंद्रित शिक्षा में आवश्यकता से संबंधित है। आगे है कि समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषयों के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं, ताकि ये आपके किस लिए रखे जाते हैं, तो ये जो है कि आपके मनोविज्ञान के आधार पर जो पहले रखे जाते हैं। फिर आता है कि सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो क्या, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग, ये सभी क्या है, तो ये आपके आवश्यक है। फिर आता है कि निर्देशन एवं परामर्श में जो विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो किसका, तो शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का है। वही है कि शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि, रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, साथ ही प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर जो शिक्षक है वो बच्चों की शिक्षा देता है। तो ये तो हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, तो कैसा, तो अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है और जो शिक्षक है वो बालकों के निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो ये क्या है, ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान है। इसके बाद है कि छात्रों की योग्यताओं एवं रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, तो किसका योगदान होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का। वही है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ये कैसा है, तो ये आपका शैक्षिक सिद्धांतों का है। फिर है कि लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व, तो सूझ का जो महत्व है ये ड्राइवर ने दिया है।
इसके बाद है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। तो ये किसने कहा है? तो ये आपके रॉस ने कहा है। वही है कि 503 अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो भूख एवं परिपक्व, प्रशंसा, निंदा, शिक्षण पद्धति एवं जो अभ्यास है, ये आपके क्या है? तो ये आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है। तो कैसे? सिद्धांत के रूप में पूर्ण संभव है। सीखने की आवश्यकता है, तो बालकों के पूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए सीखने की आवश्यकता है। इसके बाद है कि सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की जो गति है वो कैसी होती है? तो आपकी धीमी हो जाती है। वही सीखना प्रारंभ होता है तो किससे? तो जिज्ञासा से आपका सीखना प्रारंभ होता है। जब हमें किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा होती है, उसके बारे में जानने की जो जिज्ञासा होती है, उसी से हम उस बारे में सीखते हैं। फिर है कि सीखने की गति निर्भर करती है तो किस पर? सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर और सीखने वाले की प्रेरणा पर। ये किस पे? यानी कि अगर हम किसी चीज़ में रुचि ही नहीं लेंगे तो हम वो सीखेंगे कैसे? अगर हम उस चीज़ को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो भी नहीं हम सीख पाएंगे। तो जो गति है वो आपके सीखने की गति किन पर निर्भर होती है? रुचि पर, जिज्ञासा पर और प्रेरणा पर। फिर है कि सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है तो शिक्षकों के द्वारा संपादित होती है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। आगे है आपका कि वनटूरा के अनुसार किन प्रतिरूपों का बालकों द्वारा अनुकरण किया जाता है जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बंडूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है? तो वो है आपका सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत, दंड का सिद्धांत, साथ ही प्रतिरूपों के तादात्म्यीकरण का सिद्धांत। फिर है कि राम के पिता को परमवीर चक्र प्रदान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में कार्यरत थे। उसके पिता को सभी समाज के सामने सम्मानित किया गया। इसके बाद जो बालकों में देश सेवा की क्रियाओं को भाग लेने की भावना का विकास हुआ। यह जो प्रक्रिया है ये बंडूरा के किस सिद्धांत पर आती है? तो सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत। ठीक है, तो आज की सीरीज को हम यही समाप्त करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है तो वह भी उसका अनुकरण करने लगता है। उसका यह जो अनुकरण है क्या माना जाएगा? तो ये अनुकरण उसका ईर्ष्या के आधार पर माना जाएगा। ठीक है, फिर है कि अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? तो ये जो अधिगमकर्ता होता है प्रतिरूप का चयन सहानुभूति एवं आत्मीय व्यवहार के आधार पर करता है। इसके बाद है कि एक बालक में प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षक को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होता है किन्हों पर? तो आदतों की समानताओं पर आधारित होता है। फिर है कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है तब कोई घटना बार बार होती है। क्या होती है? कोई भी घटना जो है वो बार बार होती है। ठीक है, इसके बाद है कि सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न करती है। तो क्या? स्थायी अधिगम उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे है कि मोहन अपने बड़े भाई को दूसरों की सहायता करते हुए देखता है, परिणाम स्वरूप वह भी इस कार्य में लग जाता है। तो इस प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका क्या है? तो प्रभावशीलता इसकी प्रमुख भूमिका है। ठीक है, आगे है कि सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गति होती है। कैसी? तो शिक्षक समाज में होती है। इसके बाद है कि जिस समाज में सामाजिक नियम एवं परंपरा प्रगतिशील एवं आत्मानुशासन से संबंधित होंगे वह उत्तम एवं तीव्र होती है। फिर है कि सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष के बालक द्वारा 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम किया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो आयु परिपक्वता इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, फिर है कि रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है अस्वस्थ परंपराएं, अंधविश्वास और अनुपयोगी परंपराएं हैं। फिर है कि किसी समाज में आंतरिक कलह, संघर्ष और अशांति का वातावरण मंद है। ठीक है, लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में सहने वाले बालक का सामाजिक अधिगम अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण है तो क्या है? जलवायु है। ठीक है,
फिर है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों में सामाजिक अधिगम की गति जो तीव्र होती है, क्योंकि ये भारतीय समान संपन्न होता है किससे, तो शिक्षा से। फिर है कि सामाजिक अधिगम किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, तो अधिगमकर्ता के अनुरूप उत्पन्न होता है। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है तो गौण नियम आपके बहुप्रतिक्रिया नियम होते हैं। वही है कि निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वे आपके अमीर वर्ग होते हैं। ठीक है। फिर है कि मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती हैं। यह कथन किसका है, तो ये आपका भाटिया का कथन है। ठीक है। फिर है कि निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह आपका असमान अंशों का सिद्धांत है। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है तो अनुभव आवश्यक होता है। वहीं थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है तो सहदृशीकरण का जो नियम है ये आपका थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू, वैयक्तिक विभिन्नता का अंश है। तो ये कथन आपका स्किनर का है। ठीक है। फिर है कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है, तो वह स्किनर की देन मानते हैं। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है वह धनात्मक स्थानांतरण होता है। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम क्या है, तो अभ्यास का नियम है। आगे है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है। फिर है कि जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह नाड़ी मंडल संबंधी आदतें होती हैं। वही कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम हस्तलेखन होता है। ठीक है। फिर है कि सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना आपका अधिगम स्थानांतरण या परिपक्वता, इसमें से कोई नहीं, तो आपका अधिगम स्थानांतरणता माना जाता है। ठीक है। फिर है कि सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम आपके बहुप्रतिक्रिया नियम होते हैं। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है तो शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। सीखना प्रभावित होता है तो प्रेरणा से प्रभावित होता है। सीखना संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये कथन आपका थॉर्नडाइक का है। अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो ये आपके वुडवर्ड ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, ये कथन आपका मार्सेल का है। सीखने के बिना संभव नहीं है तो वृद्धि व अभिवृद्धि संभव नहीं है। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है तो सम्मेलन व विचार गोष्ठी का विचार किया जाता है। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया है वह क्या है, तो करके सीखना है। ठीक है। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए। सीखने के प्रकार तो ज्ञानात्मक, गामक, संवेदनात्मक, अधिगम, ये सभी आपके सीखने के प्रकार हैं। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह आपका प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं तो शीघ्र कार्य सीख लेते हैं। सीखने को प्रभावित करता है तो शिक्षा मनोविज्ञान का वातावरण ही आपका सीखने को प्रभावित करता है। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, ये संबंधित है तो आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। संवेग में प्रवृत्ति होती है तो स्थिरता की। थॉर्नडाइक मनोविज्ञान थे अमेरिका के। वहीं स्किनर ने कितने प्रकार के पुनर्वलन का प्रयोग किया है, तो 4 प्रकार के पुनर्वलन का प्रयोग किया है। फिर है कि कॉलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो कॉलर का जो अधिगम सिद्धांत है उसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में वांछित वर्ग में सम्मिलित होते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग बालक जो होते हैं वो आपके वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक आपके उचित वातावरण, प्रेरणा एवं परिपक्वता, ये सभी आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं।
फिर है कि संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। ये कथन आपका मेलोन का है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो वो आपका खान पान है, वंशानुक्रम है और नियमित दिनचर्या है, ठीक है। फिर है कि अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को तोड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है आपकी आत्मनिर्दिष्ट विधि, ठीक है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण का है, ठीक है। संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में होता है। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोविज्ञान को जाता है? तो स्टर्न को जाता है, ठीक है। फिर है कि चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक है। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीखते हैं? तो 16 माह की अवस्था में बोलना सीखते हैं। 587 निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में उपयुक्त की जाती है। तो व्याख्यान विधि की जाती है। फिर है कि शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो विभिन्नता दिखाई देती हैं वह आपकी बाहरी विभिन्नताएं दिखाई जाती हैं। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है वह 14 वर्ष की आयु है। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है। ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती है, आंतरिक विभिन्नताएं कहलाती है। मोटे रूप में व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। वहीं एक छात्र द्वारा गणित के सूत्र 2² + y² + 2xy की गणितीय अवधारणा का प्रयोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न का हल करने में किया जाता है। यह क्या है? तो ये आपका अधिगम स्थानांतरण है, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती। तो सामूहिक शिक्षण पद्धति काम में आती है। अधिगम स्थानांतरण में बचत होती है तो समय एवं श्रम की बचत होती है। निम्नांकित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में सम्मिलित है? तो वो आपका उचित प्रतिचारों का चुनाव, वहीं प्रक्रिया की प्रभावशीलता और रुचि, सभी ये आपकी मनोवैज्ञानिक कारकों में संबंधित है। फिर है कि एक बालक गणित सीखने में रुचि नहीं रखता है इसलिए वह गणित में कमजोर है। यह कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से किस कारक से संबंधित है? तो मनोवैज्ञानिक कारक से है। अधिगम स्थानांतर की आवश्यक शर्त है स्थायी अधिगम, स्थिति का चयन, प्रभाव, ये सभी आपके अधिगम स्थानांतर की आवश्यक शर्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक कारक से संबंधित है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं? विकलांगता, दृष्टि दोष एवं श्रवण दोष। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों से संबंधित है? शिक्षित समाज, सामाजिक प्रशंसा, सामाजिक नियमों का प्रभाव, ये सभी आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। फिर है कि एक बालक कक्षा में इसलिए अनुपस्थित रहता है कि उसके माता पिता उसे गृह कार्य नहीं करने देते हैं तथा उसे अपने निजी कार्यों में लगाते हैं। इसका प्रमुख कारण माना जाएगा अशिक्षित समाज का होना, शिक्षा के महत्व को ना जानना, अभिभावक का अशिक्षित होना, ये सभी इसके कारण हो जाएंगे। फिर है कि एक बालक कक्षा में इसलिए अनुपस्थित रहता है कि उसके माता पिता उसे गृह कार्य नहीं करने देते। ये आपका ऊपरी वाला क्वेश्चन है जिसमें आपका अशिक्षित समाज का होना, शिक्षा के महत्व को ना जानना और अभिभावक का अशिक्षित होना। व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। ये कथन आपका एडलर का है, ठीक है। फिर है कि मनोनाटकीय विधि के प्रवर्तक कौन है? तो वो आपकी ट्रो हैं। वहीं हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन
प्रतिभाशाली बालक है, ये किसका कथन है? तो ये आपके कार्ल सैनिक का कथन है। वहीं निरीक्षण और मापन पर विशेष बल देने वाला संप्रदाय व्यवहारवाद है। शिक्षा में संवेगों का क्या महत्व है? तो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे है कि मूल प्रवृत्तियां चरित्र निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्रियां हैं। वहीं शिक्षक को अपने सब कार्यों में उनके प्रति ध्यान देना आवश्यक है। ये कथन आपका रोज का है। फिर है कि मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने का बिना सीखा स्वरूप है। ये जैसे कि मूल प्रवृत्तियां हैं, ये किसका है? काम प्रवृत्ति। ठीक है, फिर है कि आदत एक सामान्य प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का शिक्षा में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। ये कथन आपका रॉस का है। वहीं मैकडूगल ने अनुकरण के कई प्रकार बताए हैं, निम्न में से कौन सा उनमें नहीं है? तो अचेतन अनुकरण ये आपका नहीं आता है। वही है कि बालक चेतन रूप से सीखने का प्रयास करता है, तो अनुकरण के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। सामंजस्य दूषित होता है, तो कुंठा से एवं संघर्ष से होता है। वहीं अधिगम की उन्नति पूर्ण संभव है, तो सिद्धांतों के रूप में आपकी पूर्ण। फिर है कि अधिगम में उन्नति पूर्ण संभव है सिद्धांतों के रूप में। वही है कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांतों का प्रतिपादन सन 1908 में किसने किया था? तो वो आपके मैकडूगल ने किया था। कौन सी मनोविज्ञान है जिन्होंने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, मन का शुद्ध विज्ञान? तो वो आपके जेम्स ड्रेवर है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। ठीक है, फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, ये प्रकृति गलत लिखा है। प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि ये आपका सर्वव्यापी और सार्वभौमिक भी है। इसी के साथ मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना को। उसी के साथ शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुडौलता। ठीक है, आगे है कि मनोइयों का जो संबंध है वो प्रमाण मात्र में व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि रिश्ता जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो जो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। ठीक है, आगे है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंग। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग में आपका शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने का ज्ञानानुभव और शिक्षण का मूल्यांकन है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। ठीक है, फिर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य तो विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं में ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। ठीक है, शिक्षा का संबंध शिक्षा के उद्देश्य और कच्चा वातावरण व पर्यावरण से है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो आपका व्यापक होता है। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्यों में बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार होता है। साथ ही है कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। तो ये कथन आपका फ्रोवेल का है। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा का विकास करना। इसी के साथ है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, तो शिक्षा एवं अशिक्षक, यहाँ पर आपका शिक्षक होगा, शिक्षक एवं अभिभावक दोनों के लिए आपका शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक होता है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। ये कथन किसका है? तो ये आपके शारे और टेलफोर्ड का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो लेखक हैं वो आपके विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यापक है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में आपकी मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई है। इसी के साथ है कि गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो जो गौरीशन है उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान। कप्पी स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम।
शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य बाल विकास क्या है? बाल विकास है, बालकों का विकास। वही है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो बालकों के वांछनीय व्यवहार। फिर है कि व्यवहार के अनुरूप शिक्षा स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता मिलती है। किससे? शिक्षा मनोविज्ञान से। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक होती हैं। ये कथन आपका ली का है। फिर है कि गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य कितने हैं? तो 9 शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। वहीं अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक या युवा या वृद्ध कहना चाहिए, ये आपका फ्रोवेल का कथन है। इसी के साथ आगे है कि हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए, तो मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा किसका? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा। इसी के साथ है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है, तो सर्वांगीण विकास के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? तो शिक्षार्थी माधुर्य संबंध होना, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। साथ ही कक्षा में छात्रों की विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। वही है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता तो बाल केंद्रित शिक्षा में। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो ये आपके मनोवैज्ञानिक आधार पर ये कठिन वर्णों को पहले रखा जाता है। फिर है कि सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग होना चाहिए। वही है कि निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षा विषय का अधिक उपयोग किया जाता है किसका? तो शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है, तो बुद्धि परीक्षण आपका शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। इसी के साथ है कि शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि, रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ठीक है।